पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर क्या है? एंग्जायटी का एक्सपीरियंस है जो कि बार-बार भी हो सकता है। टोटली अनएक्सपेक्टेड होता है जिसको हमें कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू एक्सपीरियंस। और ये फ़ियर और डिस्कम्फर्ट है जो पीक करता है विद इन मिनट्स। आप इसको बार-बार ये सोचते हैं कि यार ये दोबारा ना हो जाए, दोबारा ना हो जाए। तो इसमें सिर्फ फिज़िकल अलामतें नहीं होती, साइकोलॉजिकल अलामतें भी होती हैं, लेकिन फिज़िकल एक्सपीरियंसेस बड़े सीवियर होते हैं। लेकिन इसके पीछे जो सोच होती है वो अक्सर लोग आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ प्रोफेसर डॉक्टर राहील करीम। एक बहुत ज़रूरी बीमारी के बारे में आज मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, जिसको हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। अक्सर लोग इसको पैनिक अटैक की इस्तिलाह भी देते हैं। तो पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर क्या है? पैनिक अटैक इज़ द एक्सपीरियंस and if this panic attack repeatedly occurs, it is known as a panic disorder. ये एक इंटेंस एंग्जाइटी का एक्सपीरियंस है जो कि बार बार भी हो सकता है और ये टोटली अनएक्सपेक्टेड होता है जिसको हमें कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू एक्सपीरियंस। अब पैनिक अटैक क्या होता है? इट्स अ सडन अटैक, यानी कि एकदम से आता है और काफ़ी इंटेंस किस्म की इसकी इंटेंसिटी होती है और ये फ़ियर और डिस्कम्फर्ट है जो पीक करता है विद इन मिनट्स, विच कैन कम विदाउट वार्निंग, एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू. सो पीपल विद पैनिक डिसऑर्डर ऑफन वरिंग अबाउट हैविंग मोर पैनिक अटैक्स. तो ये एक बड़ा कार्डिनल से अलामत है कि जब आपको इतना डिस्ट्रेसिंग और डिस्टर्बिंग फिज़िकल एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप इसको बार बार ये सोचते हैं कि यार ये दोबारा ना हो जाए, दोबारा ना हो जाए. So therefore this can start to interfere with your daily life. जब आपकी ज़िंदगी डेली लाइफ इंटरफेरेंस होती है तो आप फिर अवॉइड करना शुरू करते हैं बाहर जाना और सर्टन प्लेसेस और सिचुएशंस वेयर यू हैव एक्सपीरियंस दिस पर्टिकुलर अटैक. सो पैनिक अटैक्स आर नॉट जस्ट अ ब्रीफ पीरियड ऑफ एंग्जाइटी. ये अक्सर हम देखते हैं कि जिन लोगों में क्रॉनिक एंग्जाइटी होती है बट नाउ एंड देन दे हैव दिस हाई इंटेंसिटी एक्सपीरियंस ऑफ सडन अटैक ऑफ एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर. तो इसमें सिर्फ फिज़िकल अलामतें नहीं होती, साइकोलॉजिकल अलामतें भी होती हैं, लेकिन फ़िज़िकल एक्सपीरियंसेस बड़े सीवियर होते हैं. लेकिन इसके पीछे जो सोच होती है वो अक्सर लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और सिम्टम्स इतने ओवरवेलमिंग होते हैं और उसके साथ फिर ये इतना खौफज़दा सिचुएशन होती है कि आप ये सोचते हैं कि यार ये अटैक मुझे बार बार होगा और मैं मर जाऊँगा. So potentially causing a person to develop avoidance of particular places as, तो उसको हम avoidance behavior कहते हैं. अब पैनिक अटैक की या पैनिक डिसऑर्डर की अलामतें क्या होती हैं? पैनिक अटैक has both physical and emotional symptoms which can feel very intense and sometimes, बल्कि sometimes क्या, more often than not, they can mimic medical emergencies. अक्सर लोग जब को पैनिक अटैक हो रहा होता है तो उनका हार्ट रेट तेज़ होता है, सांस उनको आ नहीं रहता, तो उनकी पहली जो सोच होती है कि यार ये मुझे हार्ट अटैक हो गया. तो ये सोच दोबारा दिमाग को फीडबैक होती है कि जी मुझे हार्ट अटैक हो गया. सो दिस देन बिकम्स अ वेरी एंक्शियस थॉट विच इज़ देन अगेन फेड बैक टू द हार्ट एंड द हार्ट स्टार्ट्स टू बीट फास्टर and stronger. So some of the most common symptoms of panic attack include physical symptoms like rapid heartbeat, a feeling that the heart is pounding or racing. दूसरा है कि sudden और excessive sweating या पसीना ज़्यादा आना शुरू होता है, ख़ास तौर पे हाथों में और चेहरे के ऊपर. इम्पॉर्टेंट अलामत है कि कुछ लोग ट्रेम्बल करना शुरू कर देते हैं या शेक करना शुरू करते हैं या बहुत एंक्शस या जिटरी फील करते हैं एंड दे फील एज इफ देयर बॉडी इज़ आउट ऑफ कंट्रोल. मोर कॉमनली देन नॉट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस का आना बहुत मुश्किल होता है, सेंस ऑफ चोकिंग, टाइटनेस इन द चेस्ट और डिफ़िकल्टी कैचिंग वंस ब्रेथ. तो चेस्ट पेन अभी एक शार्प और टाइट फीलिंग होती है चेस्ट के अंदर और यही अक्सर ये फीलिंग लीड्स टू द कंसर्न. although it is not typically related to heart problem but people are then convinced कि उनको हार्ट अटैक हो रहा है. डिजी स्पेल्स भी होते हैं, यानी कि लाइट हेडेड, चक्करों का आना एंड अ सेंसेशन ऑफ बीइंग फेंट और अनस्टेडी. और कुछ लोगों को इसके साथ साथ मतली या नौजिया भी होता है.
जब पैनिक अटैक बढ़ जाता है तो आपका एसिड बेस बैलेंस चेंज होता है, तो इससे नम्बनेस या टिंगलिंग सेंसेशंस आती हैं, ख़ास तौर पे हाथ में और पाँव में और चेहरे में। कुछ लोगों को हॉट फ्लशेस आते हैं, यानी कि एकदम से वो सुर्ख हो जाता है चेहरा, एंड सडन चेंजेस इन द बॉडी टेम्परेचर कैन लीड टू स्वेटिंग। तो स्टमक के भी सिम्टम्स होते हैं, नौजिया होता है, कई दफ़ा लोगों को पेट में मरोड़ उठते हैं या क्रैम्प्स आते हैं, या उनको बर्पिंग होती है, डाइजेस्टिव अपसेट। चोकिंग सेंसेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट अलामत है पैनिक अटैक की, कि उनको लगता है कि उनके गले में कुछ फंस गया है, दैट देयर थ्रोट इज़ कंस्ट्रिक्टेड और क्लोजिंग अप एंड दैट दे नॉट बी एबल टू स्वॉलो एनीथिंग। तो इमोशनल फिज़िकल अलामतें तो मैंने आपको बता दी। इमोशनल अलामतें होती हैं फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल और अ सेंस ऑफ बीइंग आउट ऑफ कंट्रोल, और इसके साथ उनको ये लगता है कि यार मैं इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाऊँगा। और एक्सट्रीम और हाइट ऑफ द पैनिक अटैक में अक्सर लोग ये समझते हैं कि यार ये आखिरी वक्त आ गया, मैं ज़िंदा नहीं बचूँगा। सो मैनी इंडिविजुअल्स फियर दैट दे गोइंग टू डाई, पर्टिकुलरली फ्रॉम अ हार्ट अटैक, एंड दैट इज़ वाई दे देन फर्स्ट उनका जो प्रोटोकॉल होता है वो जहाँ मर्जी हो सारे काम छोड़ के मेडिकल इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुँच जाते हैं। तो ये जब आप मेडिकल डिपार्टमेंट में पहुँच जाते हैं विद अ स्टेट ऑफ इंटेंस एंग्जाइटी, आपका वहाँ ईसीजी करते हैं। ऑब्वियसली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रूल आउट फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम्स। आप वहाँ जाते हैं, वो कहते हैं जी आपको तो कुछ भी नहीं है, आपका तो ऐसे ही बस अब वो पेशेंट कैसे मान ले कि उसको कुछ नहीं है, उसका हार्ट रेट तेज़ हो रहा है, वो सांस नहीं ले पा रहा, वो उसको लगता है कि आज आखिरी दिन है। तो मेडिकल इमरजेंसी इज़ नॉट व्हाट द डॉक्टर थिंक्स इट इज़, मेडिकल इमरजेंसी इज़ व्हाट द पेशेंट परसीव्स इट टू बी। और उसको फिर ये भी सोचता है कि यार मेडिकल इमरजेंसी से थोड़ी देर के बाद तो वो आ जाता है, फिर वो सोचता है कि यार मुझे ना किसी स्पेशलिस्ट को चेक कराना चाहिए। जब वो स्पेशलिस्ट को चेक कराता है तो उसमें लो एंड बिहोल्ड कोई थोड़ा बहुत एक लेट्स से ईसीजी में कोई माड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, तो वो फिर लोग पिलर टू पोस्ट जाते रहते हैं एंड दे आर कन्विंस दैट दे हैव अ हार्ट प्रॉब्लम। तो उसको हम कार्डियक न्यूरोसिस कहते हैं, जो कि इवेंचुअली डेवलप होता है कुछ लोगों में, जो कि बहुत एंक्शस होता है। सो पैनिक अटैक बेसिकली शुड नॉट लास्ट फॉर मोर देन 5 to 20 मिनट्स, बट इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, जो लिंगरिंग एंग्जाइटी है और एक एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर अटैक्स कैन परसिस्ट फॉर मच लॉन्गर। तो हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं नाजरीन, ये बहुत एक ज़रूरी पहलू है। तो पहले तो यह है कि पैनिक डिसऑर्डर सडन होता है, आउट ऑफ द ब्लू होता है, और ये रिलेटिवली हेल्दी, फिज़िकली हेल्दी लोगों में भी होता है, लेकिन ये बार बार हो सकता है और ये अनएक्सपेक्टेड या आउट ऑफ द ब्लू होता है। एंड देयर इज़ एन एसोसिएटेड परसिस्टेंट कंसर्न और वरी अबाउट हैविंग मोर अटैक्स एंड द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। जो लोग सोचते हैं कि यार ये अटैक इतना अनप्लेजेंट था कि मैं तो मर जाऊंगा और मैं इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता, शायद मैं फेंट हो जाऊं और लोगों के सामने, तो इट कैन बी क्वाइट एम्बैरेसिंग। और ये प्रिवेंट करता है लोगों को घर से बाहर जाने का टू अ डिग्री वेयर दे बिकम एगैरोफोबिक, यानी कि वो बाहर नहीं निकल सकते, हाउस बाउंड हो जाते हैं या गाड़ी में नहीं बैठते। अगर गाड़ी में बैठते भी हैं तो किसी को साथ लेके बैठते हैं। उनका जो रूट होता है कहीं एक से दूसरी जगह पे जाने का, वो प्लान करते हैं कि इसमें कितने अस्पताल हैं। एयर ट्रैवल नहीं वो करते बिकॉज दे हैव टोटल लॉस ऑफ कंट्रोल। हवाई जहाज़ का दरवाज़ा तो वो खोल नहीं सकते। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये लिमिट करती हैं इंसान की मूवमेंट को, और देर ऑल ड्रिवन बाय फियर ऑफ हैविंग अ फ्यूचर अटैक ऑफ पैनिक। सो फ्यूचर अटैक्स मस्ट नॉट बी। अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको वो ये बताता है ये कि आपके हार्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ये आपको नहीं बताता कि ये पैनिक अटैक है और आप इसको कैसे हल कर सकते हैं। आइडियली तो अगर ये पैनिक अटैक्स हो रहे हैं और आप किसी सेंसिबल डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं तो ही शुड बी एबल टू गाइड यू एंड एक्सप्लेन टू यू व्हाई दिस इज़ हैपनिंग। तो इसको समझ जाना कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है ट्रीटमेंट का। ये भी बताना कि आपको हार्ट कंडीशन नहीं है, और ये भी थोड़ा सा रियलाइज़ करना कि शायद ये दोबारा भी हो, तो इसके लिए आप लिहाजा अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट सीख करें। अब ये पैनिक अटैक क्यों होते हैं ये हमें इसकी एग्जैक्ट वजह तो पता नहीं है, बट हमें पता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ पैनिक अटैक्स।
एक तो अगर आपके फैमिली हिस्ट्री ऑफ पैनिक डिसऑर्डर है या आपने किसी करीबी शख्स को इन द फैमिली यू हैव सीन developing a panic disorder, or inherently you are an anxious person, so you are at increased risk of developing panic attacks. अब ब्रेन केमिस्ट्री में इम्बैलेंस होता है विद इन सर्टन न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक सेरोटोनिन और एक और न्यूरोट्रांसमीटर जिसको नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं. एंड द वे द ब्रेन प्रोसेसेस फियर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अक्सर मैं देखता हूँ जिन लोगों को पैनिक अटैक्स होते हैं उनमें स्ट्रेस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है, यानी कि उनकी ज़िंदगी में कोई मेजर लाइफ इवेंट हुआ होता है या कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ होता है, या वो क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड आउट इंडिविजुअल्स होते हैं जो सुबह से शाम तक काम करते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते और वेरियस उनको ज़िंदगी की फ़िक्रें लाहक होती हैं. कुछ लोगों की शख्सियत ऐसी होती है कि दे आर मोर प्रोन टू डेवलप एंग्जाइटी एंड हैव ग्रेटर डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस, तो ये लोग भी ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं. इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ फिज़िकल कंडीशंस लाइक थायराइड प्रॉब्लम्स, हार्ट कंडीशंस और अदर मेडिकल इश्यूज़ में समटाइम्स ट्रिगर सिम्टम्स ऑफ पैनिक, या कोई भी आपको बुरी खबर मिले अपनी सेहत के बारे में तो वह भी एक पैनिक डिसऑर्डर की अलामत बन सकती है. अब इलाज का क्या, कैसे इसकी ट्रीटमेंट है पैनिक डिसऑर्डर की. पहले तो मैं आपको बताता जाऊँ दैट इट इज़ अ ट्रीटेबल डिसऑर्डर and many people can manage their symptoms effectively with the right treatment plan. तो पहले तो ये समझना कि पैनिक अटैक होता क्यों है, कैसे आपका बायोफीडबैक लूप बनता है. जब आपका हार्ट रेट तेज़ होता है तो ये भी एक ख्याल बन जाता है दिमाग में, और फिर ये ख्याल बनता है कि यार मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, विच दैन डिटर्मिन्स योर फर्दर प्लान ऑफ एक्शन टू मिटिगेट दैट. तो ये समझना कि ये एसिड बेस बैलेंस की वजह से है, improper breathing patterns की वजह से है, allows you to know. Also the doctor needs to give you an understanding that this is not life threatening despite the fact that how uncomfortable it may be. एक तो समझना important है, दूसरा हमें ये भी पता है कि medication और a combination of both can help. सोच को alter करना is the most effective form of psychotherapy for treating panic disorder. और इसमें जो गोल है is to change the negative thought patterns and behaviors that contribute to panic attack. दूसरा है कि सोच को रिस्ट्रक्चर करना कि यार ये मुझको दिल की बीमारी नहीं है, मैं इससे मरूंगा नहीं, ये अनकंफर्टेबल बहुत है, ये थोड़ी देर के लिए आएगा फिर चला जाएगा, लिहाजा मैं अपने आप को हाउस बाउंड ना करूं, मैं तमाम दुनिया के वो काम करूं जो मैं नॉर्मली करने की कोशिश करता हूं. आसान तो शायद इनिशियली ना हो, but you have to identify and challenge irrational thoughts. और ये सोचना कि यार मैंने तो आज तक किसी मरीज़ को पैनिक अटैक से मरते नहीं देखा, तो इस सोच को रिप्लेस करना विद मोर रियलिस्टिक एंड पॉजिटिव थॉट्स. तो दवाइयों का बिल्कुल रोल है. ट्रेनिंग टेक्निक्स हैं लाइक ब्रीदिंग, कंट्रोल ब्रीदिंग. मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ इफ़ यू हैव अ पैनिक अटैक, ये बहुत मुश्किल काम है, बट टेक अ ब्राउन पेपर बैग, रीब्रीद इन दैट, करेक्ट योर एसिड बेस बैलेंस, एंड देन होपफुली द पैनिक अटैक विल सबसाइड. तो माइंडफुलनेस, बीइंग प्रेजेंट एट द मोमेंट, हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अ पैनिक अटैक डेवलप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. अच्छा नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि दवाइयों का क्या रोल है. अक्सर जो लोग हैं जब उनको पता लगता है कि पैनिक अटैक है तो वो अक्सर जाके नौकर को भेज के दवाइयाँ मंगवा लेती हैं, लेक्सोट्रिल जैसी या ज़ैनिक जैसी, और वो फिर इस पे इवेंचुअली चिपक जाती हैं ये दवाइयाँ, और ये एक नॉर्मल डोज पे भी विड्रॉल सिम्टम्स होने शुरू होते हैं विच आर वेरी सिमिलर टू द सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी. तो ज़रूरी है कि इसको आप प्रॉपरली असेस करवाएं विद फ्रॉम अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल, और ख़ास तौर पे अगर ये आपकी कंडीशन सवियर है और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अफेक्ट कर रही है. तो आम दवाइयाँ जो हम यूज़ करते हैं वो प्राइमरली एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं. अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब एंटी डिप्रेसेंट्स तो एडिक्टिव होते हैं. ऐसा नहीं है, और ये हम कुछ अरसे के लिए देते हैं फिर उसके बाद बंद भी हो जाते हैं. एंटी डिप्रेसेंट्स ये करते हैं कि आपकी सोच को अल्टर करते हैं, आपके सोच के पैटर्न्स को अल्टर करते हैं. जब सोच का पैटर्न अल्टर होता है तो आपकी एंग्जाइटी कंट्रोल करने में आपको मदद मिलती है. अक्सर पैनिक अटैक्स कई दफ़ा अलामतें होती हैं डिप्रेसिव इलनेस की या डिप्रेशन की बीमारी की. तो एंटी डिप्रेसेंट्स उस चीज़ को भी बेहतर करते हैं, और काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जिनका मैं शायद नाम ना बता सकूं.
which are also licensed for generalized anxiety disorder. मैं जो एक ख़ास तौर पे चीज़ recommend करता हूँ is a small dose of a beta blocker. यानी कि अगर आपका heart rate तेज़ ना हो और उसको वो कंट्रोल में रहे during a panic attack, then you are less likely to think that you are having a heart attack. ब्रीदिंग टेक्निक्स जैसे मैंने पहले भी कहा, अपने एसिड बेस बैलेंस को ठीक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये तमाम तर चीज़ें कर सकते हैं, अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे गौर कर सकते हैं, अपने मुआलिज से रिजू कर सकते हैं, कैफ़ीन ज़्यादा ना लें, स्मोकिंग ज़्यादा ना करें, बल्कि ना ही करें तो अच्छा है। कुछ लोग सब्सटेंस मिसयूज़ करते हैं, जब अल्कोहल का लेवल उनके ब्लड में ड्रॉप होता है तो दे फील एक्यूटली एंक्शस। सो ये चीज़ें भी ज़हन में रखें। आपने शॉर्ट टर्म रिलीफ और फिक्स के लिए नहीं जाना, ये समझना कि ये बीमारी है और इसका इलाज है, और इलाज किसी हद तक आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी समझ लाना इज़ हाफ द ट्रीटमेंट। सो बीटा ब्लॉकर्स जैसे मैंने कहा, they control the rapid heart rate or tremors during panic attacks, and they are non-addictive options, and they can help you to lead a better life, and they're in fact cardioprotective. तो self help जैसे मैंने कहा, lifestyle changes are important, techniques to reduce the impact of panic disorder, relaxation techniques, अपने दिन को prioritize करना, जो चीज़ें important हैं वो करना, deep breathing practice करना, meditation, स्पिरिचुअलिटी, नमाज का पढ़ना, अपना मुस्तकबिल की सोच और फ़िक्र अल्लाह मियाँ के हवाले करना, और ऑल थिंग्स दैट विल genuinely help you. But I feel that the most important thing is regular physical activity, and any activity that can help you reduce stress and improve your mood overall. Stimulants को आपने avoid करना है. Reducing or eliminating caffeine, nicotine and other stimulants can help prevent the triggers of panic attack. नींद पे गौर करना है, sleep hygiene को prioritize करना है. A good night's rest can help you reduce your overall level of anxiety and improve your emotional well-being. आप support groups join कर सकते हैं. आप ऐसे लोगों से बातचीत कर सकते हैं who have had similar experiences, and then अपने आप को isolate ना करें anxiety में या जब panic attacks है. आप दूसरों से बातचीत करें. मैं तो ये कहूँगा कि प्रोफेशनल हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प. पैनिक डिसऑर्डर कंक्लूजन में एक चैलेंजिंग कंडीशन है, बट विद द राइट ट्रीटमेंट एंड अप्रोच मैनी पीपल आर एबल टू मैनेज एंड इवन ओवरकम दिस सिम्टम्स. आप अगर इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्प्रेड करें मैसेज का, ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट करें, एंड इट कैन एनहांस द रिचनेस ऑफ आवर पोर्टल. इजाज़त चाहता हूँ. स्टे वेल, लीड अ गुड हैप्पी लाइफ स्टाइल एज बेस्ट एज यू कैन. ट्राई नॉट टू वरी अबाउट द फ्यूचर. With this, I come to an end, and I shall see you soon. Thank you very much.